नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं उत्तराखंड LT की भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अनाउंस हो चुकी है, जिसके कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 6 नवंबर को प्राप्त होगा। लेकिन इससे पहले ही आप सब लोग तैयारी में जुटे हुए होंगे और अपनी तैयारी अब आप शुरू कर चुके होंगे। तो इसी क्रम में मैं आज 2023 में इस परीक्षा की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए लेकर के आया हूँ खास प्रश्न पत्र हल हिंदी साहित्य, जो 2021 में LT का पेपर हुआ था, उसको मैं आपके बीच सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए 2023 में पूछे जा सकते हैं, कहां से आयोग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और पहला क्वेश्चन मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 38 इस समय का था कि सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। यानी कि सूरसागर में जो राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो सूरसागर क्या सूरदास जी ने कहाँ से यानी उसकी प्रेरणा ली है, वो कहाँ भागवत में कहाँ मूल रूप से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागवत के 12वें स्कंद से जो है यहाँ से उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। उत्तराखंड LT भर्ती 2023 की परीक्षा को देखते हुए हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए हम दून क्लासेस देहरादून के द्वारा आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर कोचिंग यानी कि क्लासेस तैयार की गई हैं। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कोर्स में आपको सबसे पहले 3 दिन का डेमो दिया जाएगा। ऑनलाइन वालों के लिए आपके लिए वीडियो क्लासेस लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों ही माध्यमों पर हो सकती हैं। ऑफलाइन वाले भी अगर किसी दिन आ ना सकें या इस तरह से कोई समस्या हो तो आप ऑनलाइन पर भी पढ़ सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे और उसके बाद उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप देख सकेंगे, तो जहां पर आप यानी कि बाद में भी उस क्लासेस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्रिस्प एंड बहुत हेल्पफुल नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में। इसके अलावा आपके लिए रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। इसके अलावा आपसे डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, जो भी आपका डाउट होगा रेगुलरली। और मैं आपको हिंदी साहित्य के विषय की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। मेरा नाम शुभम थपलियाल है और मैंने नेट और JRF हिंदी साहित्य से क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने ऑल इंडिया रैंक अंडर 30 मेरा रैंक रहा है और 99.92 परसेंटाइल के साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो अगर आप इस कोर्स में रुचि रखते हैं हिंदी साहित्य से, यार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमें भी एक अवसर आप जरूर दीजिएगा। इन फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, ये 2 फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी इस कोर्स की प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 फ़ोन नंबर आपके लिए दिए हुए हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये एक आलोचनात्मक किताब है, हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इंपॉर्टेंट आलोचक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अभी भी होगा, यानी कि जो सारे आपके आलोचक होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो आलोचकों को आपको पढ़ना पड़ेगा आगामी परीक्षा के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की नहीं है। और ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। जिन लोगों ने NCERT को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे 9 से लेकर के 12th तक की, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए क्वेश्चन कठिन लगेगा उनको। तो आप देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें, साये में धूप, ये दरअसल अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो आप आसानी से बताएंगे कि ये तो दुष्यंत कुमार जी की रचना है, ये अज्ञेय की रचना नहीं है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आसान आंसर हो जाएगा कि ये अज्ञेय की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। पद्मावत में प्रयुक्त छंद इनमें से कौन सा है, यानी किन किन छंदों का प्रयोग पद्मावत में ज़्यादातर किया गया है। तो पद्मावत जो है आप लोग जानते होंगे चौपाई दोहा की फॉर्मेट पर लिखा गया है, उसी फॉर्मेट पर जिस फॉर्मेट पर रामचरितमानस लिखा गया। 1540 में पद्मावत लिखी गई है और 1574 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो पद्मावत के इसी चौपाई दोहे वाले फॉर्मेट पर ही रामचरितमानस लिखी गई है। तो इसका आंसर है बी, चौपाई दोहा फॉर्मेट। ठीक है ना, कि 7 चौपाइयाँ और उसके बाद एक दोहा, तो इसी फॉर्मेट पर पद्मावत लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, नाभा दास किस भक्ति धारा के कवि हैं। आसान सा क्वेश्चन है, केवल कवि से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि किस भक्ति धारा के कवि नाभा दास थे। तो अगर आपने भक्तिकाल अच्छे से पढ़ा होगा तो राम भक्ति धारा के कवि नाभा दास थे। ठीक है, इनका भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभा दास किस भक्ति धारा के कवि हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन भक्तिकाल से आया हुआ है, केवल आपको धारा बतानी है नाभा दास की। तो राम भक्ति धारा के कवि हैं नाभा दास और इनका भक्तमाल बहुत प्रसिद्ध रचना है जिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भक्तमाल में इन्होंने
अपने समकालीन और अपने से पहले जितने भी कवि हुए हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है चौपाइयों के छंद में, कविताओं के रूप में। इन पर प्रत्येक कवि पर इनके छंद मिलते हैं भक्तमाल में, तो ये इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन। अच्छा, तार सप्तक का संपादन किस युग से संबंधित है, तो प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। जब तार सप्तक का संपादन होता है 1943 में, तो प्रगतिवाद समाप्त होकर के प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि तार सप्तक का संपादन शुरू किसने किया है, यानी तार सप्तक के संपादक कौन थे, ये आपको कमेंट करके आप इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका 37वां क्वेश्चन, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए होंगे कि किस काल को जो है किस कवि किस आलोचक ने किस नाम से बुलाया है। जैसे आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, तो इस तरह के फैक्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि एक तरफ आपको रचनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार यानी कवि दिए हुए हैं, और आपको देखना है कि कौन सा इसमें यानी कि किस कवि की रचना इसमें से कौन सा सही मैच नहीं बैठता। तो देखिए पहला तो देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस, अच्छा यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, रामचरितमानस चरितमानस होना चाहिए, चरित्र नहीं। रामचरितमानस तुलसीदास की भी सही है। चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की भी सही है। चिदम्बरा ये जो रचना है ये पंत जी की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपके लिए होगा कि इनमें से जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है ये वाला। 39 क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो ये मेरा परिवार रेखा चित्र प्रकाशित हुआ था ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा की ये रचना है, ठीक है, मेरा परिवार रेखा चित्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1972 1972 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। और महादेवी वर्मा क्योंकि आपके उसमें लगी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में ये लगी हुई है, तो यहाँ से जो एनसीईआरटी की किताब में जो रचनाकार लगे हुए हैं उनका आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं, लेकिन जिसने सिलेबस को, जिसने पैटर्न को बहुत अच्छे से देखा होगा वो इस क्वेश्चन को भी कर लेगा, ठीक है। 40th क्वेश्चन यानी 40वां क्वेश्चन देखिए, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं, और इसके रचनाकार हैं आपके ऑप्शन देखिए उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत या हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड की एलटी का पेपर है, तो उत्तराखंड के रचनाकारों का तो आना ही चाहिए। उत्तराखंड के जितने भी रचनाकार हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही। तो जिन्होंने हिंदी में जिन भी रचनाकारों ने उत्तराखंड से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वो आपको याद रखना ही है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के रहने वाले थे, तो उनकी प्रत्येक रचना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41वां क्वेश्चन, आलो आंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन, यानी कि नायिका और लेखिका एक ही है इसमें, ठीक है ना, का जीवन किसके सहयोग से बदला, अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बनी, ठीक है। आलो आंधारी आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये कृतिका जो नाम की जो किताब छपती है, सेकंड वाली जो बुक होती है एनसीईआरटी में उत्तराखंड में लगी हुई, वो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो 41 का सी, जो तातुस नाम के व्यक्ति हैं जो जिनके यहाँ शायद ये काम करती थी, ठीक है, तो उनके जो है सहयोग से ये जो है नौकरानी रहते हुए भी इन्होंने लेखिका यानी लेखन का कार्य शुरू किया। 42 क्वेश्चन देखेंगे, 42वां प्रश्न आपके सामने है। 80 के दशक में राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार थे। अच्छा, इसमें भी ये भी जो है आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड रचना है कोई, अभी उसका ध्यान आ नहीं रहा है, लेकिन कृतिका यही जो सेकंड बुक इसमें है उसी से रिलेटेड ये रचना है। और इसमें जो है इसका सही आंसर है आपका ओम थानवी, ऑप्शन नंबर सी। ओम थानवी जी ने जो है राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों की खोज पर विस्तार से लिखा है, ये साहित्यकार हैं ओम थानवी, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी काव्यधारा ऐसी है जो भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है राम भक्ति धारा, रासो काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी या कृष्ण भक्ति धारा। तो इसमें देखिए रासो काव्यधारा जो है ये आदिकालीन भक्ति धारा है, ये भक्तिकाल में के अंतर्गत नहीं आती है। और भक्तिकाल के अगर आपको 4 भक्ति धाराएं देखनी है तो एक राम भक्ति धारा तो है ही,
ठीक है। एक तो है ज्ञानाश्रयी धारा, दूसरी है प्रेमाश्रयी धारा जिसे आप सूफी काव्य धारा भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी ये है, तीसरी राम भक्ति धारा और चौथी कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है ना। तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ये भक्ति काल के 4 धाराएं हैं। रासो काव्य धारा जो है आदिकालीन काव्य परंपरा है। 44वां क्वेश्चन, 44वां प्रश्न देखिए। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इस कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपको बताने हैं। अच्छा, ये भी वहीं से रिलेटेड है कि जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और उत्तराखंड के साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी प्रसिद्ध कवि हैं, पद्मश्री हैं और उत्तराखंड से संबंध रखने वाले कवि हैं और अभी भी जो है वर्तमान में ये कविताएं लिख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, तो उन पर आपको बहुत फोकस करना है। यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में प्रश्न आया हुआ है लीलाधर जगुड़ी की रचना पर, ठीक है। मंगलेश डबराल भी आपको पढ़ने हैं, गंगा प्रसाद विमल भी पढ़ने हैं, वीरेंद्र डंगवाल भी पढ़ने हैं। ये सारे के सारे उत्तराखंड से संबंध रखने वाले रचनाकार हैं, ठीक है। 45वां प्रश्न देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली रचना है। ये जो रचना है ये इनकी किस विधा की रचना है? आपको विधा बतानी है कि ये क्या है, डायरी है, जीवनी है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है। तो ये जो है इनका यात्रा वृत्तांत है। देखिए अज्ञेय ने दो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, अरे यायावर रहेगा याद, ठीक है ना, अरे यायावर रहेगा याद, और दूसरी इनकी है एक बूंद सहसा उछली। जो अरे यायावर रहेगा याद ये जो रचना है इनकी, ये इन्होंने लिखी है जो इन्होंने भारत में जितनी भी यात्राएं की उसका यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। और जो इनकी विदेशी यात्राओं से संबंधित यात्रा वृत्तांत है यानी यात्राओं का वर्णन है ये एक बूंद सहसा उछली में संकलित है। और अज्ञेय क्योंकि आपके सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, जापान में हिरोशिमा से रिलेटेड उनका एक लेख आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में छपा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कोई भी रचनाकार आपकी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पूछा जाएगा, और बाहर का पूछा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि या तो वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है और या तो वो उत्तराखंड से संबंध रखने वाला साहित्यकार है। बिल्कुल ये तीन जगह ही क्वेश्चन पेपर के सोर्स हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि 3 ही जगहों से पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि जो उत्तराखंड का साहित्यकार है वहाँ से, दूसरा एनसीईआरटी से, और तीसरा जो बहुत ही प्रसिद्ध अगर कोई कवि है तो वहाँ से पूछा जाएगा। 46वां क्वेश्चन, 46वां प्रश्न देखिए। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन स्तर का क्वेश्चन है। तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसकी रचना है और कब लिखी गई थी। तो कब लिखी गई थी? 1914 में, मैं ये आपको बता देता हूँ। और किसकी रचना है प्रिय प्रवास, ये आपको कमेंट करके बताना है। 46वें प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। 47वां क्वेश्चन देखिए। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं। देखिए जब निबंध आप पढ़ेंगे, निबंध हिंदी साहित्य के इतिहास में जब निबंध विधा का इतिहास आपको पढ़ेंगे तो ललित निबंध एक परंपरा विकसित हुई है जो कि 1940 के दशक के बाद इसने ज़्यादा पनपी। तो इसके जो जनक थे वे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। विचारात्मक निबंधों में सबसे बड़ा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ललित निबंध परंपरा के एक तरह से जनक और वही इस परंपरा के सबसे बड़े लेखक भी हैं, तो वे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। 48वां क्वेश्चन देखिए। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही क्रम है। ये भी निबंधों के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसने वो विकास क्रम को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो देखिए निबंधों में सबसे पहले तो भारतेंदु युग आता है, जिसे थोड़ा बहुत भी हिंदी साहित्य की जानकारी होगी ना वो भी इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकता है। देखिए भारतेंदु युग कब से कब तक चला है? लगभग 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला है। तो निबंधों में भी यही युग जो है भारतेंदु युग माना जाता है। उसके बाद आया है द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, ठीक है। कविता में उसके बाद जो युग शुरू होता है उसे छायावाद कहते हैं, और निबंधों की दुनिया में शुक्ल युग यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग शुरू होता है वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा, क्योंकि शुक्ल युग पहले नहीं है, पहले द्विवेदी युग आया फिर शुक्ल युग आया। और यहाँ पर तो क्योंकि छायावाद, ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि छायावाद प्रगतिवाद तो निबंध के विकास में आता ही नहीं है। ये सारी कविता की धाराएं हैं, छायावाद प्रगतिवाद ये कविता के आंदोलन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही आंसर हो जाता है। 49वां प्रश्न देखिए। घीसू किस कहानी का पात्र है? घीसू एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की, उस कहानी का पात्र है, ठीक है। और वो कहानी है आपकी कफन। कफन की कहानी बहुत 1936 में लिखी गई है,
ठीक है। और प्रेमचंद की अंतिम कहानी, और कहा जाए कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी ही कफन है। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इसलिए आपसे पूछा गया है। और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानियाँ हैं उसके पात्रों का आपको जानकारी अच्छे से हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। तो वही है, द्विवेदी युग से ही रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है। निबंधों से इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, तो इस तरह से यानी कि केवल निबंध नहीं, उपन्यास, नाटक और भी सारी कहानियाँ, इन सब का विकास क्रम से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो आंसर है आपका, इसमें है बालकृष्ण भट्ट जो रचनाकार हैं। ये भारतेंदु युग के कवि भी हैं, निबंधकार भी हैं। इन्होंने जो है पत्रिकाएं भी निकाली हैं। तो ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, द्विवेदी युग के नहीं है। बाकी ये तीनों बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह और रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का युग वैसे शुक्ल युग में इन्हीं के नाम से पड़ा है, लेकिन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से लिखने लगे थे, इसलिए इन्हें माना जा सकता है कि ये भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जो हैं आपके, ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। 51वां प्रश्न देखिए, श्रुतौ में कौन सी विभक्ति है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा संस्कृत के भी आपसे 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, 14 प्रश्न आपसे संस्कृत के पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको विभक्तियों से भी रिलेटेड अध्ययन करना पड़ेगा इसमें। तो श्रुतौ जो है आपका सप्तमी विभक्ति है। ठीक है। 52 देखिए, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। अगेन ये हिंदी का भी माना जा सकता है, संस्कृत का भी माना जा सकता है, आप इसे व्याकरण का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो 52वां प्रश्न जो है आपका, निर्विकार में कौन सा उपसर्ग है। तो निर उपसर्ग प्लस विकार से ये शब्द बना है, निर प्लस विकार से निर्विकार शब्द निर्मित हुआ है। 53वां प्रश्न देखिए, तुलसीदास के रचनाकार हैं। अच्छा, तुलसीदास तो स्वयं एक कवि हैं, तो इन तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक ये खंड काव्य लिखा हुआ है, और इस खंड काव्य के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है तुलसीदास। तो ये आपके लिए याद करने वाली चीज़ है। छायावाद के तो चारों कवियों के आपको सारी की सारी रचनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए और कालक्रम सहित होनी चाहिए। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मैनेजेबल होगा। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 54वां प्रश्न देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। अच्छा, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये बुआरी लिख लिया है इन्होंने, तो ख्वारी ये है इसमें। ठीक है, ख्वारी शब्द यहाँ पर सही है। और ये जो गीत ये लिखा गया है, ये गीत है आपका भारत दुर्दशा नाटक से उद्धृत है। ये भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त उक्तियाँ लिखी हैं, तो भारत दुर्दशा में इन्होंने जो है इस पंक्तियों से शुरुआत की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11, इस तरह से कुल 24 मात्राओं वाला चरण होता है। 13, 11 का क्रम कहाँ चलता है। 13, 11 ये वाला जो क्रम चलता है, ये है जब दोहा। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है सीधा सीधा, रस, छंद और अलंकार। ठीक है, ये एक टॉपिक व्याकरण में दिया हुआ है। तो छंदों से रिलेटेड ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा एक तो ये हो सकता है कि आपसे कोई कविता की पंक्ति दे दी और उसमें लिख दिया कि ये कौन सा छंद है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और या तो सीधा सीधा इस तरह का आसान प्रश्न बन सकता है कि जो है कितनी मात्राओं का किस तरह का कोई सा छंद है। तो दोहा जो छंद होता है वो 13, 11 की परंपरा पर चलता है। और सोरठा इसका विपरीत होता है, पहले 11 फिर 13 फिर 11 और फिर 13, ये सोरठा छंद का पैटर्न है। और ये जो 13, 11 वाला है ये समचरण है, ये दोहा होता है। ठीक है। 56वां प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए पंचवटी भी इनका है, सिद्धराज भी है, नहुस भी है। पथिक जो है ये रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है, रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है। ठीक है ना, ये रामनरेश त्रिपाठी का है, गुप्त जी का नहीं है, रामनरेश त्रिपाठी का है। मिलन, पथिक और स्वप्न, ये 3 खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी के बहुत फेमस है। ये तो आपको ये भी आपको याद करना है। रामनरेश त्रिपाठी के 3 खंड काव्य, मिलन, पथिक, ठीक है ना, ये सारे। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको ये याद रखना है कि कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको मिलाना है कि एक तरफ कहानी दी हुई है, दूसरी तरफ उसका रचयिता दिया हुआ है।
तो ये देखिए खेल जैनेन्द्र का है, देखिए ये फिर से मिसप्रिंट है, प्रेमचंद, ठीक है ना, ये आप समझ ही रहे होंगे। नशा भी प्रेमचंद की रचना है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, ग्राम इनकी पहली कहानी है। और इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना नहीं है, ठीक है, तो ये आप लगा सकते हैं। अगर आपको ऊपर की रचनाओं याद होंगी तो डी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, या दूसरी तरह से अगर डी का रचनाकार आपको जानकारी है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। अच्छा, ये भी संस्कृत का प्रश्न है, तो संस्कृत से एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा कि मेधाकर बहुगुणा की क्या कोई रचना लगी हुई है, और लगी हुई है तो फिर आप आसानी से इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए अगेन एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता। जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हम कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, उनके लिए सीधा सीधा हिंट इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व में मैं दे रहा हूँ कि सीधा सीधा एनसीईआरटी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 58th क्वेश्चन का ऑप्शन है रामायण प्रदीपम, ये इनकी कृति है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित है रामायण प्रदीपम। 59th क्वेश्चन देखिए, गंगा पुत्रावदानम के रचयिता हैं, ये भी फिर से अगेन संस्कृत का ही क्वेश्चन है। 59 का ए निरंजन मिश्र की ये रचना है, और ये भी एनसीईआरटी में लगी हुई है, शायद 10th में लगी हुई है जहाँ तक मैंने देखा, या शायद 11th में, आप तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि कहाँ का है, लेकिन ये है तो आपका एनसीईआरटी से ही, क्योंकि निरंजन मिश्र की रचना कोई ना कोई यहाँ पे लगी हुई है। 60वां प्रश्न देखिए, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही अंक होता है, ये तो बहुत ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आप देखिए इससे रिलेटेड एकांकी, ये जो शब्द है एकांकी बना ही इसलिए से इससे है कि एक अंकी जो है, यानी कि एक ही अंक उसमें है, वो नाटक क्या है? एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही आंसर होगा। 61वां प्रश्न देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये रचना लगी हुई है, दुष्यंत कुमार की ये रचना है, और ये आपकी एनसीईआरटी में लगी हुई है। सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, आसान सा प्रश्न होगा उनके लिए जो एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे और उसकी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। 62वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है। देखिए इस बार यहाँ से भी मंगलेश डबराल से पूछ लिया, पहले भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मंगलेश डबराल से क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना होती है। तो निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है आवाज़ भी एक जगह है, ये इनकी रचना है, ये कविता संग्रह इनका है। 63rd क्वेश्चन देखिए, 63वां प्रश्न, नए को बुझात नहीं बिरहानल, नैननी नीर नदी बहने पर। तो देखिए इनमें से एक तो बहुत सारे अलंकार इसमें हो सकते हैं। देखिए नैननी नीर नदी, ये वाला यहाँ पर अनुप्रास भी होता है, लेकिन क्योंकि अनुप्रास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो आपको दूसरे अलंकार ढूंढने पड़ेंगे। जब अलंकार की क्लासेस होंगी तो हम बहुत अच्छे से प्रत्येक अलंकार पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप आंसर से ये अनुमान लगाइए कि आप अलंकारों को भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा सिलेबस में वाक्य दिया हुआ है आपके लिए, रस, छंद और अलंकार, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो ये अलंकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 63rd जो आपके लिए आंसर है वो है विशेषोक्ति अलंकार। और जब अलंकार की क्लास हमारे संस्थान में शुरू होगी, या यूट्यूब पर भी मैं कभी दे दूंगा क्लास, तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रत्येक अलंकार को, ठीक है। 64वां प्रश्न, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? मोहन राकेश कहा जाए कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो भी इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। अगर नाटकों में जयशंकर प्रसाद के बाद किसी का नाम हिंदी में आता है तो वो मोहन राकेश हैं। तो मल्लिका आपके आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है, और इसकी नायिका ही मल्लिका है। कालिदास और मल्लिका ये 2 उसके नायक हैं। इसके अलावा विलोम इसमें एक और पात्र है, प्रमुख पात्र, ठीक है। 65वां क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभकाल माना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने ही क्या हिंदी साहित्य की समस्त आलोचना प्रगतिवाद का आरंभकाल 1936 से मानती है, ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में हुई, और 1936 से हिंदी में प्रगतिवाद, जो कि मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण माना जाता है, मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित रचनाएं इस समय लिखी गई प्रगतिवाद में। तो 1936 से हिंदी में मार्क्सवाद की यानी कि प्रगतिवाद की शुरुआत हुई। 66th क्वेश्चन देखिए, अगेन संस्कृत का क्वेश्चन है, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्त द्विवचन का रूप है। 66th क्वेश्चन, 66वां प्रश्न। अगर आपकी विभक्ति पर अच्छी पकड़ है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। फर्स्ट है इसका आवाम, इसका सही उत्तर है।
67वां प्रश्न देखिए, महार्धता का विलोम है। ये देखिए फिर से ये व्याकरण का सवाल आसानी से पूछा हुआ है। महार्धता का विलोम क्या है? अल्पार्धता। 68वां क्वेश्चन, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो भक्ति काल में जब भी आप प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे तो उनकी प्रत्येक रचना पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस रचना की विषय वस्तु क्या है, इस रचना की मेनली भाषा क्या है और ये किस बारे में लिखी है, किस कवि ने लिखी है। तो तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है वो आपकी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास की जो राम से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं वो तो सब अवधि में लिखी हुई हैं, जिनमें कोई ना कोई राम आ गया, जैसे रामलला नहुछु, रामचरितमानस, ठीक है। इस तरह से जानकी से रिलेटेड भी एक रचना है, हनुमान बाहुक, इस तरह की एक रचना है, वो सारी अवधि में है। और जो राम से रिलेटेड नहीं है या कहीं जिन रचनाओं का नाम राम से रिलेटेड नहीं है वो सारी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। जैसे कवितावली इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ये भी ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको याद रख सकते हैं तुलसीदास, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। देखिए बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को याद कर रहा है तो ये किस तरह का हो जाएगा। देखिए मौखिक संचार क्या है, ये मुख से, देखिए याद आप मुख से नहीं करते हैं, स्मृतियों में याद करते हैं, ठीक है। सांकेतिक संचार भी नहीं है, आप संकेत नहीं दे रहे हैं किसी को, सिग्नल इशारे नहीं कर रहे हैं। देखिए अब केवल जिसको शब्दों की जानकारी होगी वो अच्छे से इस चीज़ को समझ सकेगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेता हूँ। अंतः और अंतर में क्या होता है, ठीक है। अंतः का मतलब होता है आपका इंट्रा, यानी कि व्यक्ति के ही अंदर। जैसे अगर मैं कहूँ अंतः राज्यीय यानी कि राज्य के ही भीतर, ठीक है। और अंतरराज्यीय मतलब दो राज्यों के या दो से अधिक राज्यों के भीतर। तो जहाँ पे अंतर्वैयक्तिक ये शब्द है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कम से कम दो लोग इन्वॉल्व हैं संचार में। और अंतर्वैयक्तिक क्या है, यानी कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है संचार में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है संचार में। और क्योंकि याद जो है व्यक्ति अकेला ही करता है, एक ही व्यक्ति इस प्रकार के संचार में जो है इन्वॉल्व होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, अंतःवैयक्तिक संचार। तो शब्दों को भी आपको अच्छे से अगर आप पकड़ बना लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 70वां प्रश्न देखिए, अधकिला फूल के उपन्यासकार हैं। ये अधकिला फूल ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इसके रचनाकार हैं। 71वां प्रश्न देखिए, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सर धरो जल है जय मोल। तो ये उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये उक्त पंक्तियां हैं आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं की ये रचना है। ये भी जो है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, लेकिन जिसने थोड़ा सा अच्छे से तैयार किया होगा ग्रेजुएशन लेवल का जो है स्टडी, वो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है, ये वाली पंक्तियां आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र से ली गई है। 72वां क्वेश्चन देखिए, अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। तो देखिए कर्ता कर्म करण संप्रदान और अपादान यानी पंचमी विभक्ति जो है अपादान से संबंधित है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत मतलब ये किया जा सकता है, अगर जिसने पुरस्कार अच्छे से पढ़े होंगे वो आसानी से कर लेगा। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया किस रचना यानी कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्वशी काव्यकृति को? तो उर्वशी के लिए इन्हें भारत का जो सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे कहा जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर को इनकी उर्वशी काव्यकृति के लिए जो है ये महाकाव्य इनका है, ठीक है। और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी, ठीक है। कामाध्यात्मवाद इसमें बहुत ज़ोर शोर से उन्होंने प्रकट किया है, तो ये रचना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं। तो जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। 75वां प्रश्न देखिए, नदी के द्वीप कविता में जो अज्ञेय की कविता है यानी नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? ग्रेजुएशन में अगर ये कविता पढ़ी है तो आसानी से ये हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध कविता है नदी के द्वीप, ठीक है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, इस तरह से एक कविता है। और ये जो कविता है ये कहीं ना कहीं समाज और व्यक्ति का अंतर्द्वंद जो है
कि समाज में व्यक्ति का कितना योगदान होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में समाज को कितना जो है दखल देना चाहिए, इसके अंतर्द्वंद से संबंधित ये कविता है। बहुत प्रसिद्ध कविता नदी के द्वीप है। तो नदी जो है इसमें समाज की प्रतीक है और द्वीप जो है व्यक्ति का प्रतीक है। तो समाज एवं व्यक्ति के प्रतीक नदी के द्वीप कविता में अज्ञेय के है। 76वां प्रश्न देखिए, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो उन्मूलन क्या शब्द का उन्मूलन का क्या होता है, यानी उजाड़ना, इसका आप कह सकते हैं उजाड़ना शब्द होता है इसका मतलब। तो उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है, उजाड़ने का विलोम क्या हो सकता है, रोपना। तो रोपण जो है इसका सही जो है आपका विलोम शब्द होगा। ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखिए, सवैया किस कवि का प्रिय छंद है। देखिए रहीम ने तो दोहे ही पढ़े हैं, अगर आप कॉमन सेंस पर भी क्वेश्चन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। रहीम के आपको दोहे मिलते हैं। ठीक है। सूरदास के भी आपको छंद मिलते हैं। ठीक है ना, सूरदास के छंद आपको ज़्यादातर सवैये में भी ज़रूर मिलते हैं, लेकिन सूरदास के छंद आपको ज़्यादातर कवित्व के फॉर्म में मिलते हैं। जायसी ने तो दोहा और चौपाई लिखी है। पद्मावत में हमने क्वेश्चन किया था, दोहा चौपाई पर इन्होंने जायसी ने पद्मावत में लिखी थी। और सवैया जो छंद है, सवैये आपके उसमें लगे भी हों कि जो मानस हों तो वही रस खान, जो उस तरह से रचना है वो वाला जो सवैया है वो प्रिय छंद है रस खान का। तो रस खान ने ज़्यादातर जो अपनी कविताएँ लिखी हैं वे सवैया छंद में लिखी हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 78वां देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो इनमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो दुलाई वाली जो रचना है ये तो बंग महिला की रचना है। तो पहला ही ऑप्शन आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। तो ये बंग महिला की रचना है दुलाई वाली, प्रेमचंद की नहीं है। तो बाकी 3 तो होंगी ही, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। दुलाई वाली अगर आपको याद है तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है। 79 प्रसूते में विभक्ति तथा वचन है। फिर से संस्कृत के व्याकरण से ज़्यादातर संबंध जो आते हैं वो या तो कारक से आते हैं, विभक्ति से आते हैं, उपसर्ग से आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 79वां क्वेश्चन है, प्रसूते में विभक्ति तथा वचन है। तो डी, तृतीया विभक्ति और बहुवचन में ये प्रयुक्त होता है प्रसूते। 80वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए दंती तो है ही, क्योंकि दंत से बना हुआ है दंती। ठीक है ना। ये कुजर मिसप्रिंट है, कुंजर होता है। ठीक है ना। और ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति भी है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, यानी कि कीरी यानी कीड़ा और कुंजर यानी हाथी, दोनों ही साईं के जीव हैं, यानी ईश्वर के बनाई हुई चीज़ें हैं। ये कबीर का बहुत प्रसिद्ध है। तो कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची होता है। करी भी होता है। मही जो है ये शब्द हाथी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। 81वां क्वेश्चन देखिए, शाखा मृग पर्यायवाची है। तो शाखा मृग जो है आपका किसका पर्यायवाची है, तो शाखा मृग जो है बंदर का। देखिए शाखा पर रहने वाला मृग जो है, यानी शाखा पर रहने वाला, शाखा पर ना मोर रहता है, ना शेर रहता है, ना बिल्ली रहती है, तो बंदर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 82वां देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो यानी कि वो शब्द जो एक बार वाक्य में प्रयुक्त हो गया और उसको अनुशासित रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, तो शब्द और वाक्य में अंतर भी यही होता है। शब्द और पद में भी अंतर ये होता है। तो इसका सही आंसर है जो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द का व्यावहारिक और अनुशासित रूप जो है पद कहलाता है। ये कि पद और शब्द में आप अंतर जरा सा समझिए। ये व्याख्या के साथ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेता हूँ। कोई भी शब्द है, जैसे माना कोई भी एक शब्द देखिए, जैसे अजगर माना कोई सा भी एक शब्द मैं ले रहा हूँ, ये तब तक शब्द है जब तक ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो रहा है। जैसे अजगर, यहाँ पर किसी वाक्य में ये प्रयुक्त शब्द नहीं है। जब तक ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं है तब तक ये पद नहीं है, तब तक ये शब्द है। लेकिन जैसे ही किसी वाक्य में हमने इसका यूज़ कर लिया, तब तक वो, जैसे ही हमने वाक्य में उसको यूज़ कर लिया तब वैसे ही वो शब्द जो है पद कहलाता है। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग कर ले, माना कि जो है अजगर एक खतरनाक प्राणी है, तो इस तरह से जैसे ही हमने इसको जो है एक वाक्य में इसका प्रयोग कर लिया तो अजगर वहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया शब्द तो रहा ही, लेकिन अब ये वहाँ पर पद हो गया। तो शब्द और पद में यही अंतर है कि वाक्य में जब तक प्रयुक्त नहीं है तब तक वो शब्द है, जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हो गया तब उसे पद कहा जाएगा। 83rd क्वेश्चन देखिए, 83वां प्रश्न, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा। ये आवारा मसीहा बहुत प्रसिद्ध जीवनी है और यह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, बहुत प्रसिद्ध है और यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई रचना है। 84 देखिए, 84वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोकमंगल की साधना का कवि, जिसने रामचंद्र शुक्ल ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। लोकमंगल की साधना का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को कहा है। तुलसीदास उनके प्रिय कवि भी थे और लोकमंगल की साधना का कवि उन्हें कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास को। ठीक है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। अतः देखिए, लिपि चिन्ह का मतलब आप समझिए, जैसे लिपि चिन्ह, जैसे अगर ये एक लिपि चिन्ह है, ये दो आपके जो है संकेत है माना अ और आ, ठीक है, लेकिन लिपि चिन्ह तो एक ही है इसी तरह का, इसके ऊपर तो ये मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ये और ये ई और ई, लिपि चिन्ह तो एक ही है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि इसमें इस तरह से अगर हम करना चाहें तो इसमें कुल कितने लिपि चिन्ह देवनागरी में हैं, तो यहाँ पर जो है 45 आपको लिपि चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है, 86 क्वेश्चन, 86वां प्रश्न देखिए, रूपक अलंकार के भेद हैं। ठीक है, तो रूपक अलंकार के आपके 3 भेद होते हैं। जब अलंकार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से आप रूपक भी समझेंगे, इनके प्रकारों को भी समझेंगे। 87वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। तो खेल भी इनकी है, पाजेब इनकी है, नीलम देश की राजकन्या इनकी है, रात्रि की महक इनकी नहीं है। ये शायद उग्र की रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की शायद ये है, रात्रि की महक। ठीक है, ये मुझे श्योर नहीं है, अगर आपको मतलब कोई इस तरह से है, मुझे हल्का स्मरण इसका है कि रात्रि की महक शायद उग्र जी की है। तो ये है। 88वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हैं। तो रामदास जो कविता है आधुनिक हिंदी कविता में, वो किसकी रचना है? तो वो रघुवीर सहाय की बहुत प्रसिद्ध कविता हुई है रामदास नाम की। ठीक है, 89 देखिए, श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक से संकलित है? श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक से संकलित है? और भास का नाटक भी शायद आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एनसीईआरटी की बुक में लगा हुआ होगा, इसीलिए संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बी, दूतवाक्यम, ये जो इनका नाटक संग्रह है, तो यहाँ से इन्होंने कृष्णस्य दौत्यम में दौत्यम नाटक इन्होंने यहाँ से संकलित किया है दूतवाक्यम में। कल्लोलिनी का अर्थ है, कल्लोलिनी का अर्थ होता है नदी, नदी का पर्यायवाची है कल्लोलिनी। नैतादृशा का संधि विच्छेद है, तो इसका है आपका न प्लस एतादृशा, न प्लस एतादृशा करके नैतादृशा यानी आई इसका हो जाता है। तो वृद्धि संधि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वृद्धि संधि यहाँ पे हो रही है और प्लस ए का आय हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92वां क्वेश्चन देखिए, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? तो ये है आपका राम के मन के संशय को यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, जो रामायण सीरियल आपने देखा होगा उसमें भी उसी से रिलेटेड, संशय से ही रिलेटेड एक गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो उसी में इसी कविता की थीम पर कहीं ना कहीं वो गीत है। तो जो उस गीत की थीम है वही इसकी भी थीम है कि राम के मन में ये संशय है कि कल युद्ध का अंतिम दिन होने वाला है, मैंने अपनी स्त्री के लिए बहुत सारे लोगों की जान ली है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय उठ रहा होता है, हार जीत का भी संशय उठ रहा होता है। तो बहुत प्रसिद्ध और बहुत महान रचनाओं में से एक है संशय की एक रात। तो राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है, इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। 93rd क्वेश्चन देखिए, 93वां क्वेश्चन, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? गलता लोहा 10th क्लास में या शायद 9th क्लास में ये रचना लगी हुई है, गलता लोहा शेखर जोशी का। तो ये है आपका जातीय विभाजन से संबंधित है गलता लोहा। 94, निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसने वर्णमाला पढ़ी हुई होगी, वर्ण विचार जिसने अच्छे से किया हुआ होगा वो समझ लेगा कि अंग और अह ये 2 अयोगवाह माने जाते हैं। ठीक है ना, ये कोई इनमें से 3 ऑप्शन गलत हैं। अंग और अह जो ये हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, एक काव्य पंक्ति आपसे पूछी गई है, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, ये किस भक्त कवि का कथन है? तो ये है कबीरदास का कथन है। ये कथन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कबीर के, सूर के, तुलसी के, और ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है इसमें से? निर्वेद इसका जो है
स्थायी भाव है, ठीक है। हास का जो है हास्य रस का है हास स्थायी भाव। जुगुप्सा है आपका जो विभत्स रस है उसका है स्थायी भाव। विस्मय है आपका आश्चर्य रस जो होता है उसका स्थायी भाव है। 97वां क्वेश्चन देखिए, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए फैंटेसी। तो जहाँ भी ये फैंटेसी शब्द आप पढ़ें, कहीं भी सुने, कहीं भी पढ़ें, तो आपके मन में सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम आना चाहिए, क्योंकि फैंटेसी के कवि माने जाते हैं। अच्छा, ये गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद मार्क्सवादी बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो मुक्तिबोध जो है फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। ये कवि, ये जो कथन है ये मुक्तिबोध से संबंधित है, मुक्तिबोध के बारे में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको इस तरह से याद रखना है कि फैंटेसी वाला जो शब्द है वो हमेशा मुक्तिबोध से ही एसोसिएट किया जाता है। 98वां क्वेश्चन देखिए, नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं। देखिए 3-4 तरह से पर्दा जो है, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, ये सारे जो शब्द हैं इसमें नाटकों के लिए टेक्निकल, नाटकों में इसके लिए टेक्निकल शब्द होते हैं। देखिए नेपथ्य तो कहा जाता है बैकग्राउंड को, यानी जो पीछे से जो यानी मंच के सामने प्रकट नहीं है वो सब नेपथ्य है। देखिए नेपथ्य से एक आवाज़ आती है, यानी बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है। पटाक्षेप तो वहाँ पर यूज़ होता है, उस पर्दे को यूज़ किया होता है जब नाटक समाप्त हो जाता है, पर्दा जब अंतिम रूप से गिरता है, उसके लिए पटाक्षेप शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दृश्य सीन चेंज करने के लिए, कोई नया दृश्य लाने के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यवनिका उठती है, इस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है पर्दे का। तो जो पर्दा सीन चेंज करने के लिए, दृश्य परिवर्तन करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है उसे यवनिका कहा जाता है। रामलीला में भी आपने देखा होगा, जब सीन पीछे से चेंज होता है तो बीच में पर्दा जो है रखा जाता है और फिर पर्दा धीरे धीरे उठता है, फिर दूसरा सीन जो है शुरू होता है। 99वां क्वेश्चन देखिए, 99वां क्वेश्चन, शनै शनै शब्द है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव वाला क्वेश्चन है। शनै शनै संस्कृत का शब्द है और संस्कृत वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। 100वां क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? संचारी भाव फिर से यही रस, छंद, अलंकार और रस से ही रिलेटेड होते हैं भाव। तो संचारी भाव आपके 33 प्रकार के माने जाते हैं। हालांकि इस पर भी डिबेट है, लेकिन क्योंकि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं आचार्य भरत मुनि, और भरत मुनि ने, ठीक है, इसे भरत मुनि ने जो है अपने रस सिद्धांत में 33 संचारी भावों का वर्णन किया है, इसलिए इस लिहाज से यहाँ पर 33 जो है आपका सही आंसर होगा। तो ये थे भाई आपके 100 क्वेश्चंस, 31 से लेकर के 100 तक, क्योंकि 30 क्वेश्चन शुरू के आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है आपने समझा होगा कि आपके लिए किस तरह से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कहाँ से आपके लिए पढ़ना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और भविष्य में भी हम इस परीक्षा की तैयारी को लेकर के नए अगले वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।